लिक्विड है ना, लिक्विड का ये कौन सा लेक्चर हो जाएगा, ये लिक्विड 5। हमने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने आपके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाली बात बता दी थी। नाउ देयर आर 3 more colligative property and 2 are very simple. One is elevation in boiling point. That is delta TB, and I have told you, and depression in freezing point. That is delta TF. ये भी हो गया है, बस थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया था, एक ट्रिपल पॉइंट वाला ग्राफ बताया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टोल्ड यू ना, ये कुछ ग्राफ ऐसा था, ये सॉल्यूशन का था पी नॉट, एंड सॉरी सॉल्वेंट का था, और ऐसे कुछ, एंड ये सॉल्यूशन का पीएच आया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे की लाइन आपने खींची, उससे आपको ये डेल्टा टीवी मिल गया, और ऐसे है ना ये डेल्टा टीएफ मिल गया। ये नाउ इफ यू आर गोइंग टू सी दीज ग्राफ, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको लेट्स से डिफरेंस मिल रहा है, जैसे इसको एक ट्रायंगल मान लिया जाए, राइट, जो ट्रायंगल अगर हम माने, और मान लो एक और सॉल्वेंट ले लें, लेट्स से पानी में हमने मान लो सॉल्ट डाला, ठीक है, मान लो पानी में हमने लेट्स से 1 लीटर वाटर है, और इसमें लेट्स से 0.1 मोल ग्लूकोज डाल दिया, लेट्स से ग्लूकोज डाला, ये एक सॉल्यूशन हो गया, ए सॉल्यूशन। मान लो 0.2 मोल ग्लूकोज डाल दिया, तो ये आपका बन गया बी सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन बन गए, राइट। तो हमने आपको ये बताया था कि इसके कारण जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, राइट, ए इज सॉल्यूट, हमने सॉल्यूट माना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट घटेगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट घटेगा तो पी सॉल्यूशन जो होता है, पी नॉट लेट्स से एक्स बी, वो भी घटेगा, राइट। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना, वेपर प्रेशर की जो लाइंस हैं वो ऐसे आएंगी, राइट, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का तो यहाँ पे होगा, सॉरी सॉल्वेंट का तो यहाँ पे होगा, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का कुछ यहाँ पे होगा, है ना। ये सॉल्यूशन 1 ले लेते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, बाकी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तो डायरेक्टली लिख दूंगा, ठीक है। इन सबको कहाँ पहुंचना है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए 1 atm तक पहुंचना है। मान लो ये 1 atm वाली लाइन है, ठीक है, ये 1 atm वाली लाइन है, अभी इसको रब कर देते हैं, एक मिनट, ये पॉइंट हटा देते हैं, है ना। तो किसी टेम्परेचर पे आपको वेपर प्रेशर मिल गया, राइट, है ना, ये सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 2 है, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर। अब 1 atm जहाँ पे होगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे लेट्स से ये ऐसे लाइन खींच दो, तो दिस डिफरेंस इज नथिंग बट डेल्टा पी, and this difference is nothing but delta P. Now you can treat this as a triangle, ये आप इसको ट्रायंगल की तरह मान लो, ये क्या हो गए, है ना, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। Now you can say delta P is proportional to delta TB, है ना, डेल्टा टीबी बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेल्टा पी बढ़ रहा है, वैसे वैसे डेल्टा टीबी बढ़ रहा है, ये बात समझ में आ रही। दो बातें बोली यहाँ पे हमने, सॉल्यूशन ए और बी आ गया, मतलब सॉल्यूशन 1 और 1 और, है ना, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 आ गया, ये ऑब्वियस सी बात है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, अभी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ गए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कम होगा, क्यों, क्योंकि XA + XB इज नथिंग बट 1, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। और पी सॉल्यूशन क्या होता है, P0 XB के बराबर होता है,
मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, घटेगा। वो हमने देखा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये दो अलग अलग सॉल्यूशन की लाइन आई किसी भी टेम्परेचर पे। अब हमने ये 1 atm वाली लाइन खींच ली, इससे ये ट्रायंगल बन गए। नाउ वी आर सेइंग कि डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बी। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ रही है? सर तो इस ग्राफ में डेल्टा पी कौन सा है, कौन सा लाइन है? सॉल्यूशन 1 के लिए ये वाला है ना, और सॉल्यूशन 2 के लिए ये वाला है। ओके सर, थैंक यू सर। जैसे जैसे डेल्टा पी बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा टी भी बढ़ जाएगा, यस है ना। हम ये बोल रहे हैं डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बी। एंड डेल्टा पी हमने क्या निकाला था, डेल्टा पी हमने निकाला था डेल्टा पी बाई पी एस, लेट्स से हमने निकाला था स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, है ना। तो डेल्टा पी इज नथिंग बट स्मॉल एन बाई कैपिटल एन इंटू पी एस। अब स्मॉल एन बाई कैपिटल एन हमने क्या निकाला था, मोलैलिटी के टर्म्स में निकाला था, रिमेंबर। ठीक है, मोलैलिटी क्या थी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए इसका कैपिटल डब्ल्यू लिख लिया हमने, है ना। मोल्स इनटू मास ऑफ, लेट्स से मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल एम, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एम डब्ल्यू, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ले लिया ये इनटू 1000, यही था ना। तो एन बाई एन को हम क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या गया, इसका मतलब है डेल्टा पी वी कैन रिलेट विद मोलैलिटी, बस इतना ही हमें समझना है। दैट्स व्हाई डेल्टा टी बी वी कैन रिलेट विद मोलैलिटी प्रोपोर्शनल टू। ये समझा रहा हूं मैं, फॉर्मूला याद रखना है कि मोलैलिटी से कैसे रिलेट हुआ है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, राइट। इतनी सब कहानी, राम कहानी बताने का रीजन ये था कि हम ये प्रूव कर पाए जो डेल्टा टी बी है वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है। और ये मोलैलिटी के कैसे प्रोपोर्शनल हुई, फिर से बता दे रहा हूँ। डेल्टा पी जो है स्मॉल एन बाई एन कैपिटल एन के प्रोपोर्शनल आएगा, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन से मोलैलिटी निकाली जा सकती है। ठीक है, इतनी बात, ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, ये हटा देना सब। हमने ये पढ़ लिया था, अब देख लेते हैं डेल्टा टीबी क्या होता है। डेल्टा टीबी is proportional to m, molality. M is molality. Hence, delta TB is equals to KB into M. Where KB is, अच्छा KB किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम स्मॉल m की वैल्यू 1 लिख देते हैं, if small m equals to 1, तो डेल्टा TB किसके बराबर हो जाएगा, KB के बराबर हो जाएगा। तो hence KB is, है ना, मोलल, है ना, एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये किसके लिए डिफाइन होता है, सॉल्वेंट के लिए, है ना, इट इज डिफाइंड फॉर सॉल्वेंट। मोलैलिटी सॉल्यूशन के लिए आती है बेटा, मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन के लिए आती है, सॉल्यूट के लिए नहीं, सॉल्वेंट के लिए। तो जो जो सॉल्यूशन आप लोगे उसमें कितना डिफरेंस आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, कितना मतलब एलिवेशन होगा, है ना, वो उस सॉल्यूशन के लिए बताएगा, सॉल्यूशन की मोलैलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मोलैलिटी ज्यादा, डिप्रेशन एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, अगर स्मॉल m की वैल्यू 1 है तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, केबी के बराबर। केबी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इट इज डिफाइंड फॉर सॉल्वेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट, हाँ बोलो भाई धनी। हाँ सर हम केबी तो सॉल्यूशन के लिए डिफाइन कर रहे हैं ना, तो केबी भी उस सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करना चाहिए ना, नहीं सॉल्वेंट नहीं, के
सॉल्वेंट के लिए क्यों डिफाइन हो रहा है मैं बता रहा हूँ। जो डिपेंड कर रहा है पीएस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, पी नॉट सॉरी, पी नॉट है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, मतलब पीएस जो है वो पी नॉट पे डिपेंड कर रहा है। तो पी नॉट जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट पे ना, के रेस्पेक्ट में रिलेटिव लोअरिंग आ रही है ना। अगर सॉल्वेंट अलग हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी अलग हो जाएगा। सॉल्वेंट, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए डिफाइन है, सॉल्वेंट के लिए ना। उसमें अगर आप सॉल्यूट डाल रहे हो तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो आप, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ना। Yes. हाँ एक्चुअली केबी जो है वो सॉल्वेंट के लिए है। Thank you, sir. उसमें अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मोलैलिटी ले लोगे, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मोलैलिटी ले लोगे है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। केबी सेम ही रहेगा, केबी क्योंकि जैसे मान लो एक्वस सॉल्यूशन है, आपने 0.1 मोल ग्लूकोज लिया, 0.2 मोल ग्लूकोज लिया, 0.3 ग्लूकोज लिया, क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आएगा। केबी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, तभी तो हम बोल सकेंगे कि टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एम है, मोलैलिटी चेंज की टीबी चेंज हो गया। ठीक है, ये इससे भी समझ में आ जाएगा, आगे तो नहीं आपको। तो केबी जो है वो Yes, सॉल्वेंट sir. के लिए, सॉल्यूशन के लिए नहीं डिफाइन होगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट। तो यहाँ पे पहले मोलैलिटी की यूनिट देखो, यूनिट यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स पर केजी, है ना, यही होगी ना, कितने मोल्स हैं पर किलोग्राम, राइट। केबी की यूनिट क्या होगी, केबी इज नथिंग बट डेल्टा टीवी बाई एम। ठीक है, हो गया, डेल्टा टीवी क्या होगा, केल्विन, इंजन टेम्परेचर केल्विन इन डिवाइड बाई, ठीक है, मोल्स पर केजी, तो यह आ जाएगा केल्विन डॉट केजी पर मोल। ठीक है, ये आ गया, केबी की यूनिट आ गई, यूनिट ऑफ केबी। अब ये जो केबी है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना, वैल्यू ऑफ केबी। का फॉर्मूला है केबी इक्वल्स टू आर टीबी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एल वेपराइजेशन। ठीक है, एल वेपराइजेशन का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अगर मान लो वाटर है, फॉर वाटर ये वैल्यू कितनी आती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरी पर मोल, ग्राम सॉरी नॉट मोल। ये याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो आएगा वो पर ग्राम में आएगा। अगर हमें डेल्टा एच में वैल्यू लिखनी है तो केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टीवी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास mw, है ना, ऑफ सॉल्वेंट, तो जाएगा mw। ठीक है, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन किस में आता है, पर मोल में, एक मोल के लिए कितना है, ये डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है, ऐसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन पर मोल, ठीक है, पर ग्राम। तो ये याद रखना है एक बार, ये दोनों के फॉर्मूले हुए हैं। तो केवी की वैल्यू अगर मान लो हम वाटर के लिए निकालना चाहें,
निकाल सकते हैं। आवाज सही आ रही है? ठीक है। तो अगर हमने केबी की वैल्यू निकाली हो तो निकाल सकते हैं, अभी मैंने आपको ये बता दिया है। चलो निकालो केबी की वैल्यू। बताओ भाई केबी की वैल्यू वाटर के लिए क्या होगी? तो क्या करेंगे, केबी इक्वल्स टू केबी फॉर वाटर। केबी इक्वल्स टू आर की वैल्यू किस में लेनी पड़ेगी? कैलोरी में। कितनी? 2 अप्रोक्सीमेटली। टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस 373 डिवाइड बाय 1000 इनटू 540। सॉल्व करो, बताओ कितना है ये। 1.86 समथिंग आता है, 1.8। लेट्स से देख लेते हैं कितना आया, ये आ रहा है या नहीं अपना। तो 0.515 आ वो फ्रीजिंग का आता है, हाँ 0.5 आएगा। फ्रीजिंग का आता है वो, एक मिनट भी दिखा देंगे, है ना। तो ये आ गया डिवाइड बाई 1000 इंटू 540। सर इसका ही 0.51 आ रहा है। हाँ इसी का आएगा, 0.515 आ रहा है ना, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 0.55 लेट्स से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो केल्विन केजी पर मोल ये आ गया। Same formula which we are using in case of boiling, same is in freezing, same है ना, for freezing point let's say, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ similarly depression in freezing point delta TF is nothing but KF into M. Here KF is molar depression constant और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक मतलब क्रायोजेनिक ऐसे होते हैं ना, तो वो फ्रीजिंग के लिए, ठंडे उसके लिए आते हैं ना, राइट। फ्रीजिंग के लिए आते हैं तो क्रायोस्कोपिक ऐसा टर्म जो आएगा वो केएफ के लिए आएगा। केएफ क्या होगा? केएफ इज नथिंग बट RTF स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 latent heat of fusion is equals to RTF square into MW divided by 1000 delta HF fusion. MW is molar mass of solvent. अभी हम वैल्यू डाल के देख लो। सेम 2 इंटू TF की वैल्यू कितनी आती है? 273 का होल स्क्वायर 1000। LF की वैल्यू कितनी आएगी? 80 कैलोरी। LF फॉर वाटर कितना होता है? LF फॉर वाटर 80 कैलोरी पर ग्राम। बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 1.8 समथिंग। ना 1.86 केल्विन केजी पर मोल। दो वैल्यू याद रखनी है, केएफ और केबी की वाटर के लिए। अगर किसी भी किसी भी सॉल्वेंट का अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट पता है और डेल्टा एच वेपोराइजेशन और फ्यूजन पता है तो हम निकाल लेंगे केएफ की वैल्यू, ऐसे भी निकाल सकते हैं। बट बी केयरफुल, ये याद रखना कि ये पर ग्राम में लेना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर पर मोल दे रखा है तो ये वाला, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, ये अब आपको पता है। तो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राइट? अच्छा, बिफोर दैट वी आर मूविंग, चेंज इन एंट्रोपी बताओ क्या होगा? सॉल्यूशन वर्सेस सॉल्वेंट, ठीक है? सॉल्यूशन वर्सेस सॉल्वेंट इन बॉइलिंग, लेट्स से तो हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग की, है ना? V की वैल्यू आई 0.515, 0.52। तो बॉइलिंग में मतलब लेट्स से H2O जो है वो लिक्विड गैस में जा रहा है, तो ये फेज ट्रांजिशन रिएक्शन है। इसमें एंट्रोपी डेल्टा H, डेल्टा S क्या होगा? डेल्टा S इज नथिंग बट डेल्टा H by T, डेल्टा H लेट्स से वेपोराइजेशन डिवाइड बाय T बॉइलिंग पॉइंट। ये आ जाएगा, राइट? चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गई? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा एस तो सेम ही रहेगा, वेपोराइजेशन हो किसका रहा है? सॉल्वेंट का ही हो रहा है वेपोराइजेशन, है ना? तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन तो सेम ही रहेगा पर मोल, ठीक है? तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाय टी बॉइलिंग पॉइंट, और ये भी डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाय टी बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट कहाँ ज्यादा है? सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होगा? एंट्रोपी चेंज इन सॉल्यूशन कम होगा, राइट? कम हो, है ना? है ना? तो यहाँ पे बस इतना ही है। सिंस T boiling point of solution is greater than T boiling point of solvent, so delta S solution is less than delta S solvent. अब इन लेट्स से फ्रीजिंग देख लो, यहाँ पे हो रहा है H2O सॉलिड से लिक्विड, मतलब मेल्टिंग की बात कर लो, फ्यूजन की बात कर लो, फ्रीजिंग, ठीक है? ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर जो है यहाँ पे 101 डिग्री, 102 डिग्री ऐसा कुछ आ सकता है। सॉल्वेंट के लिए 100 डिग्री आएगा वाटर के लिए, ठीक है? तो इसी को एलिवेशन बोल रहे हैं। 100 से 101, 102 हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो एंट्रोपी चेंज क्या हो गई? कम हो गई। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है? उल्टा, डेल्टा एच सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बाई डेल्टा फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हो जाएगा डेल्टा एच सॉल्वेंट, नथिंग बट डेल्टा एच डिवाइड बाई टी फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें ज्यादा कौन है? यहाँ तो डिप्रेशन हो रहा है, ज्यादा कौन है? ये, तो ये कम हो गया। Hence, entropy change in solution is going to be more than delta S solvent. उल्टा याद रहेगा, अरे क्या हुआ भाई? हाँ ना, कुछ बताओ। यस हाँ सर हाँ, मुझे एक डाउट है सर, हम जो भी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कर दे रहे हैं वो सब कुछ मतलब सॉल्वेंट के लिए। दोबारा से बोलो, बीच में कट गई आवाज आपकी, फिर से बोलो। सर हमने जो भी डिफाइन किया ना डेल्टा टीएफ एंड डेल्टा टी,
वो तो सॉल्वेंट के लिए आ रहा है ना, जैसे अभी वाटर का अभी कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ गया 0.5 और 1.86। तो सर अगर उसमें हम कुछ भी सॉल्यूट डालें तो एक ही होगा ना, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। ये तो ये समझ लेते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का डजंट मैटर कि लेट्स से कौन सा वाला सॉल्यूट डाल रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। अगर आपने 1 मोलर लेट्स से 1 मोलर ग्लूकोज रखा और 1 मोलर लेट्स से यूरिया रखा और लेट्स से कोई भी रखा, ठीक है, सॉल्यूशन जहाँ पे एबनॉर्मलिटी नहीं है, वो डिसोसिएट ना हो, है ना। एबनॉर्मलिटी वाले में आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई और करेगी। तो चाहे आपने 1 मोल ग्लूकोज लिया हो, सुक्रोज लिया हो, यूरिया लिया हो, कुछ लिया हो, ठीक है, इन सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि इनमें जो डेल्टा टीबी की वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। समझ में आया? मतलब अभी पानी में आप कुछ भी डाल दो, एक में एथेनॉल डाल दिया और दूसरे में सॉल्ट डाल दिया, NaCl डाल दिया, नहीं नहीं, तो उसमें आई की वैल्यू कंसिडर होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर तो होंगे। मतलब एक ही रहेगा। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल कंसिडर होंगे। दोनों में एक एक मोल डाला है तो उसके अरे फिर वही बात है, सॉल्ट मत डालो, ग्लूकोज डालो ना, सही रहेगा। या फिर 2 मोल डालो उधर, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने हैं। हाँ। वॉलेटाइल मतलब इथेनॉल डाल दोगे तो चलेगा नहीं, उसकी खुद की वेपर बन रही है, वो मिसेबल सॉल्यूशन बना देगा। नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट डालो। ओके सर, हाँ, ठीक, समझा सर। तो थैंक उनका यू सर। बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम ही आएगा। ओके सर। इसीलिए इसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, साइज, एनीथिंग इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन, इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। इसको समझ सकते हैं ना ऐसे। मान लो लेट्स से आपने कोई सॉल्यूशन में, कोई सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाले, सॉल्यूट क्या करेंगे, सरफेस पे जाके कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। यस। सैचुरेटेड कंडीशन में जो वेपर्स बनेंगी वो कम बनेंगी, क्योंकि इन्होंने कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रखी है। हाँ सर। अब irrespective of let's say which solute we have added, अगर ये नंबर पार्टिकल सेम है, सेम ही आएगा, इसलिए इसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। ये तो हो गई थ्योरी, अब इसके क्वेश्चंस थैंक यू देख सर। लेते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन कर लो तो फिर आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन, अच्छा इसमें ये बात याद रखना कि abnormal in case of abnormality, in case of abnormality डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा, आई इंटू के बी इंटू एम, और डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू एम। हाँ पता है, स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है, आई नो। अरे उनकी भी टेंशन है बेचारों का, पीछे का इतना कुछ बैकलॉग है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें अभी। आज वाला पढ़े, पीछे का पढ़े, क्या पढ़े, ऐसे सारे बच्चे हैं स्ट्रेस में है, क्या करें। और स्ट्रेस से कुछ नहीं होने वाला, मैंने आपको पहले ही बोला है, आई इज वांट ऑफ फैक्टर, स्ट्रेस से कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप पढ़ते रहो, सोचो ही मत कुछ, लगे रहो। लो क्वेश्चन लिखो, एक मिनट लास्ट चलती है। If boiling point of question है, if boiling point of an aqueous solution is 100.1 degree, what is the freezing point?
एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है तो ऑलरेडी यू कैन रिमेंबर केएफ एंड केवी वैल्यू, ठीक है, ये आपको पहले से ही पता है, मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। बट केएफ और केवी की वैल्यू क्या है 1.86 किलो केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, एंड केवी इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। कैलकुलेशन रहेगी, क्लास बस खत्म ही है, एक दो क्वेश्चंस कराएंगे फिर खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे देख लो डेल्टा टीवी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है 100.1 डिग्री। चलो एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, तो डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी 100.1 माइनस 100। मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आई ऑलरेडी नो 100 होता है वाटर का, तो आई कैन डायरेक्टली से 0.1 डिग्री, ठीक है। बस 0.1 इक्वल्स टू AB इंटू एम की वैल्यू निकल आई 0.1 डिवाइड बाई 0.52, ये m आ गया। क्या चाहिए मुझे, KF चाहिए, डेल्टा TF चाहिए, तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा KF 1.86 इंटू m 0.1 डिवाइड बाई 0.52, ठीक है। डेल्टा TF की वैल्यू आ गई, ये दोनों हटा दो, वैसे इससे ये दो हटे तो ये 18.6 डिवाइड बाई 52 आ गया। अप्रोक्सीमेटली ये 3 टाइम्स जा रहा है, 3 से थोड़ा ज्यादा जा रहा है, राइट। 0.36 टाइम्स ले रहा हूँ मैं अप्रोक्सीमेटली, आ गया 0.36। अभी डेल्टा TF आया, उसने आपसे डेल्टा TF नहीं पूछा, उसने क्या पूछा फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे जाना है, तो डेल्टा TF की वैल्यू क्या होगी माइनस 0.36 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन में अगर केल्विन में दे रखा है तो आंसर क्या हो जाएगा 272.64 केल्विन। समझ में आया, आसान था ना। अभी देखने में आपको नहीं समझ में आया होगा कि कैसे करना है, नहीं मोलालिटी निकालो जब पुट कर दो। एक और क्वेश्चन करते हैं। सर तो वो जो फॉर्मूला आपने बताया ना कि KB इक्वल्स टू तो वैल्यू बद निकालने के लिए था, R वैल्यू तो हमने आपको बता वो दिया ना, उधर आपने वैल्यू निकालने के लिए था बेटा, केवल वैल्यू आपको पता चल गई ना, अब याद रखो यहाँ दे भी दी है मैंने वैल्यू, बस क्या करना है उस फॉर्मूले का, फॉर्मूला नहीं है, बस यही फॉर्मूला है, अच्छा ओके सर ठीक है। अगर कहीं पे फॉर्मूला चेंज होगा, राइट, तो वो आई के कारण चेंज होगा। ओके सर थैंक यू। चलो लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। भी कॉम्प्लेक्स आएगा तो आई की वैल्यू याद रखना, ठीक है, या आई की वैल्यू आएगी, मतलब याद रखने का मतलब ये है, ध्यान रखना कि आई का पार्ट आएगा, कॉम्प्लेक्स आयंस में ब्रेक होता है। Cl4 in water had a freezing point, had a delta TF value, and a delta TF value equals to 0.0054 degree Celsius. Assuming 100% dissociation,
of complex write the formula of complex, write the formula of है ना। डेल्टा डी एफ ये है और के एफ आपको याद रखना है, के एफ 1.86 के केल्विन केजी पर मोल है। इधर हाँ भाई क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी आई, बात नहीं समझ में आ रही, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। आई की वैल्यू कितनी आई सर 3 3, आई की वैल्यू आई 3। ये मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन 2.9 भी बोल सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है। तो ये हो गया डेल्टा टी एफ 0.0054 इक्वल्स टू आई, आएगा ही आएगा क्योंकि एफ इंटू एम की वैल्यू तो आ नहीं रही इतनी। पर ये तो डिग्री सेल्सियस में है ना सर, तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसमें कन्वर्ट करेंगे, सॉरी सर, सॉरी समझा सर। चेंज है ना, चेंज डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम ही आता है। हाँ सर समझा। हाँ ठीक है, अब ये यहाँ से हट गया, तो ये आ गया 5.4 और आई की वैल्यू आ गई 5.4 डिवाइड बाई 1.86, अप्रोक्सीमेटली 2.9 के करीब आ रही है, मान लो 3 मान लो। आपको 100% डिसोसिएशन दे रखा है इन्होंने। 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, आई की वैल्यू n के बराबर हो जाती है, मतलब n की वैल्यू भी 3 हो गई। n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू ब्रेक, है ना। आई का फॉर्मूला क्या था, I is equals to 1 plus n minus 1 अल्फा। तो I की वैल्यू आ गई n के बराबर होगी, इज इक्वल्स टू 3। उसका मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो 3 पार्ट में टूटेगा। तो बस लिख लो प्लेटिनम NH3 का होल 4 Cl2, ये एक पार्ट हो गया, प्लस अगर ये +4 में है तो ये +2 एंड 2Cl माइनस, ये 2Cl बाहर रहेंगे, तो ऐसे 3 हो गया। अगर मान लो यहाँ पे उन्होंने 75% डिसोसिएशन दिया होता, जैसे पार्ट ले रहा हूँ, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 75%, आई की वैल्यू आई 3, एन की वैल्यू कितनी आती है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पे राइट 3 आ रही है, तो आई इक्वल्स टू 1 प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 3/4, इससे ये कितना हो जाएगा 2 n माइनस 1 इक्वल्स टू 4, इधर चला गया 4/3। नहीं, मुझे कुछ और वैल्यू लेनी चाहिए, मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये कट जाए। अगर ये यहाँ पे 4 आएगा, 4 माइनस 1 इंटू 3/4, 2 आया ना, 2 तो 50% में ही हो जाएगा। 50% से भी आ जाएगा। चलो मान लो अगर 50% ले लेते हैं ना, 50% ले लेते हैं, आन की वैल्यू, फिर एन की वैल्यू कितनी आई, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चे भूल जाते हैं, है ना ये बात। मान लो
अल्फा की वैल्यू 50% है, तो ये आई कितना आ गया 3 इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो ये 2 इक्वल्स टू n माइनस 1, और यहाँ से ये इधर चला जाएगा 2, तो 2 का है ना 1/2, 4 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब कोई बोलता कि भाई ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, तो ये कैसे दिखेगा Pt NH3 का होल 4 हो गया प्लस 4 प्लस 4Cl माइनस, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, इस तरह से 5 आ गया। ये रही इतनी बात, उसमें Cl2 नहीं होगा ना, 2Cl माइनस होगा ना ऊपर भी। मतलब हाँ नहीं, ये Cl ऐसे ही लिखना पड़ता है Cl2, इसका मतलब है 2Cl माइनस। दो नहीं अरे मतलब। जैसे SO4 2 माइनस हो तो डबल लिखते हैं कि नहीं, ऐसे ओके तो हाँ। Cl माइनस का होल ट्वाइस ऐसे Cl2 हो गया। मतलब Cl2 का मतलब ये नहीं कि ये Cl2 मॉलिक्यूल है, Cl4 आ गया ये, या 4Cl माइनस लिख लो, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। ऐसा इतना समझ में आया, अल्फा आई थोड़ा थोड़ा। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वाले क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के। यस बोलो। सर ये आपने वो कॉम्प्लेक्स के जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा ना सर, वो मुझे नहीं समझा। अच्छा देखो, ये इन्होंने जनरल फॉर्मूला दे रखा है। अभी आपको याद रखना है, कॉम्प्लेक्स में एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है और फिर बाहर रहता है, जैसे K4 Fe6 याद करो आप, है ना, K4 Fe6 जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो ब्रेक नहीं होता है, ये एक आयन का कंसिडर होगा, बाकी ये सब आयन। अब हमने बोला टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या है, जो है वो क्या है 3। तो प्लेटिनम तो अंदर ही है, मेटल तो अंदर ही रहने वाला है, इसके साथ ये NH3 का होल 4। अब कितने Cl बाहर रखें और कितने अंदर रखें, हमें टोटल 3 चाहिए, तो 2 बाहर रखेंगे 2 अंदर रखने पड़ेंगे। NH3 तो न्यूट्रल होता है, NH3 के बाहर रखने से कोई फायदा होगा क्या, NH3 पे तो कोई चार्ज आएगा नहीं, यस सर। है ना, समझ में आया। यस सर। थैंक यू सर। पास ओवर, ओके ठीक है। तो ये 2 हो गए, अभी ऑस्मोटिक रह गया, बस ऑस्मोटिक खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका लिक्विड फिजिकल खत्म, एंड सरफेस केमिस्ट्री बिल्कुल लास्ट में पढ़ाएंगे जब टाइम होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। बाय। बाय।